अ वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आप सभी का एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जियोपॉल आईएएस में। दिस इज शिप्रा एंड दिस इज गोइंग टू बी योर माजिद हुसैन, जहाँ पे वी आर डिस्कसिंग चैप्टर वाइज ये जितने भी कंटेंट माजिद हुसैन के हैं, स्टैंडर्ड बुक ऑफ जियोग्राफी विच वेरी इसेंशियल अगर आप यूपीएससी या स्टेट पीसीएस तैयारी कर रहे हैं। सो फॉर ऑल द सिविल सर्विसेज एस्पिरेंट्स राइट देयर, ये आपकी इंग्लिश मीडियम वाली जो पूरी सीरीज चल रही है, आई एम टेकिंग केयर ऑफ इट। हिंदी की भी चलेगी आफ्टर आई फिनिश। तो यू हैव टू जस्ट सिट टाइट, रिलैक्स एंड विथ अस, स्टडी विद अस। और आपके फैसिलिटेट आपके बेसिकली फैसिलिटी के लिए वी आर डूइंग रनिंग नोट्स, ठीक है। तो कोई बोरिंग मेथड यहाँ पे इन्वॉल्व नहीं है। ऐसा नहीं है कि आई कंटिन्यू विद द पीडीएफ्स एंड पीपीटीज, ऐसा होता है, ऐसा नहीं। वी आर मेकिंग रनिंग नोट्स राइट हियर। मेक श्योर कि आप मेरे साथ रनिंग नोट्स मेरे साथ साथ बनाओ और उन नोट्स को अगले क्लास आने तक भैया रिवाइज करो या रिवाइज करो। चलो भाई देखते हैं, चैप्टर 3 स्टार्ट कर रहे हैं आज। इससे पहले काफी 11 to 12 पार्ट्स में जियोमॉर्फोलॉजी को कंप्लीट किया है। इतना ज्यादा डिटेल में कंप्लीट किया है मैम। सारे लगभग सारे टॉपिक से रिलेटेड यूपीएससी और स्टेट पीसीएस के प्रीलिम्स के क्वेश्चंस जो पूछे गए हैं, मेंस का जो क्वेश्चन रेलेवेंट लगता है, जो पूछा जा सकता है या पूछा गया है, वो सब कुछ डिस्कस करके आए हैं। जियोमॉर्फोलॉजी हैज नेवर बीन कंप्लीटेड इतना ज्यादा थरली, आप देख लीजिए। तो उसको अच्छे से एक्सेस करते रहिए। वी विल जंप ऑन टू क्लाइमेटोलॉजी, द वेरी फर्स्ट पार्ट ऑफ क्लाइमेटोलॉजी चैप्टर 3, ठीक है। तो उसको स्टार्ट करेंगे विदाउट एनी डिले और देखते जाएंगे। आज हमारे पास प्रीलिम्स के बहुत सारे क्वेश्चन भी है, प्रैक्टिस एमसीक्यू भी है, तो देखेंगे कि व्हाट इज क्लाइमेटोलॉजी, हाउ वी विल स्टैंड बाय इट। तो बाय द नेचर ऑफ द नेम क्लाइमेटोलॉजी, आप सुन रहे हैं, आप समझ रहे हैं कि क्लाइमेटोलॉजी क्या है। क्लाइमेट की बात हो रही है, वॉट एवर इज द सराउंडिंग। तो जहाँ जियोमॉर्फोलॉजी में आप द एक्सट्रीम इंटरनल एंड एक्सटर्नल प्रोसेसेस ऑफ अर्थ के बारे में पढ़ रहे थे, वहीं क्लाइमेटोलॉजी में यू विल बी स्टडिंग मोर और लेस अबाउट द एटमॉस्फेयर, द कॉम्पोजिशन, स्ट्रक्चर, एटमॉस्फेयर, द क्लासिफिकेशन, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, हॉट एंड द हाई एंड लो प्रेशर बेल्ट्स, ये सारी चीज़ें जो आप पढ़ते हैं ये आप क्लाइमेटोलॉजी में पढ़ते हैं, ठीक है। क्लाइमेटोलॉजी के बाद हम ओशियानोग्राफी स्टार्ट करेंगे एंड देन वी विल सी जो भी चीज़ें छूट रही होंगी विल कीप कमिंग, ठीक है। तो एटमॉस्फेयर के बारे में बात करें तो सबसे पहले लिखा जाए क्या, एटमॉस्फेयर के बारे में कुछ लिखा जाए। मैम आप कह रही हैं तो लिख लेते हैं, तो भैया लिखो, पेन उठाओ और लिखना शुरू करो। एटमॉस्फेयर, ओके। तो बाय द मीन्स ऑफ दिस वर्ड, जब भी मैं बोलूँ आप इसको अपने लाइफ में भी यूज करते हो। वहाँ का एटमॉस्फेयर बिल्कुल खराब है, वहाँ का एटमॉस्फेयर बहुत पीसफुल है, ये आप अपनी लाइफ में भी कई दफा यूज करते हैं, ओके। बाय द मीन, ये साइंटिफिक जो हम बातें कर रहे हैं आज, ये साइंटिफिक रन में आप देखेंगे कि एटमॉस्फेयर का मतलब इंटायरली डिफरेंट होता है, ठीक है। मीनवाइल एक थिन लेयर होती है, जैसे ये आपका अर्थ है ना, ये आप ये जो मैं अभी बता रही हूँ ना, ये आप एनसीईआरटी में पढ़ते हो क्लास 6 के। ये आपका अर्थ है ना, तो अर्थ को घेरे हुए है एक पतली सी चादर, और ये जो चादर है किससे बनी हुई है, ये एयर से मिलकर के बनी हुई है, एयर से, ठीक है। एयर स्पेसिफिकली अगर बात करें तो गैसेस से मिलके, बहुत सारे गैसेस हैं कॉम्पोजिशन में, मैं बताऊंगी आपको। और ये जो गैसेस पार्टिकल्स जो है ना, ये जो तैर रहे हैं इस पूरे के पूरे ब्लैंकेट में, इस चादर में, इस परत में, ये जो एक लेयर है पूरी, इसी लेयर को कहा जाता है एटमॉस्फेयर। ये बेसिक्स बता रही हूँ, ठीक है। और एटमॉस्फेयर क्या करता है कि बाहर से आने वाली हार्मफुल जो यूवी रेज हो गई और बाकी की चीजें, और ग्राउंड पे फाइनली हिट करने वाला जो सोलर रेडिएशन है, उसको फिल्टर करके देता है। आपका जो ह्यूमन सर्वाइवल है वो इसलिए पॉसिबल है, अर्थ इज अ यूनिक प्लैनेट because the atmosphere is unique and life supporting. An atmosphere that has nitrogen, oxygen, and carbon dioxide, argon, the other gases. So this in fact is the reason why we are studying about atmosphere. Okay? So atmosphere को define करते हुए, the very first thing that I would like to start with is its definition. Okay, a thin blanket of air या फिर envelope of gases, और एयर गैसेस, बाय द नेम ऑफ एयर, व्हाट आई मीन इज कि ये पूरा कंप्लीटली देयर इज नथिंग इन्वॉल्व्ड एक्सेप्ट फॉर गैसेस, ठीक है। तो अ थिन एनवलप ऑफ गैसेस जो कि पूरे के पूरे अर्थ को सराउंड किए हुए है,
और बायोस्फीयर और आउटर स्पेस के बीच में एक प्रोटेक्टिव लेयर आपका बना रहा होता है, ठीक है। सो इट व्हाट डज इट डू, इट सराउंड्स द अर्थ, ठीक है। तो लिख लेते हैं, गैसेस surrounding the earth that forms a protective layer, okay, it forms a protective layer या फिर बाउंड्री कह सकते हो between the outer space and the बायोस्फीयर ऑफ अर्थ, ठीक है, समझ में आया ना, बायोस्फीयर ऑफ अर्थ। तो इसको जो है प्रोटेक्शन भी दे रहा है और इसी तरीके से जो है अर्थ में अब जैसे वट एवर द सोलर रेडिएशन और वट एवर इज कमिंग ऑन अर्थ, इट इज बीइंग फिल्टर्ड बाय द एटमॉस्फेयर। जनरली मैं आपको बताऊं, जनरली इसका कंसीडर किया जाता है 480 किलोमीटर, जनरली, ठीक है, जनरली कंसीडर्ड टू बी 480 किलोमीटर्स, ठीक है, हाई फ्रॉम द ग्राउंड। जनरली इट इज कंसिडर्ड एज 480 किलोमीटर्स, इसकी एक एवरेज हाइट जो है ये बताई जाती है, ठीक है। जनरली की मैं आपको बात कर रही हूँ, इट मे वैरी, ठीक है, टाइम टू टाइम एंड रिसर्च टू रिसर्च। अब अगर मैं बताऊं ये बनी क्या चीज से, ये गैसेस मैम आए कहाँ से, ठीक है, तो मुख्य तौर से इट इज फॉर्म्ड बाय दो चीजें हैं। गैसेस कहाँ से आई हैं, फॉर्म्ड बाय, पहली चीज, जो भी आपका इंटीरियर प्रोसेस चलता है ना, क्रस्ट वाला प्रोसेस, ठीक है, जितनी भी गैसेस आ रही हैं क्रस्ट और इंटीरियर से, ठीक है, ये सारे गैसेस मिल करके कंट्रीब्यूट करते हैं। सो ऑल गैसेस फ्रॉम क्रस्ट एंड इंटीरियर प्रोसेस, ठीक है, ये जो गैसेस आते हैं। और दूसरा जो है सेकेंड मोस्ट, एक्सलेशन, जो हम और आप यहाँ पे बैठ करके अर्थ पे कर रहे हैं, ऑल एक्सलेशंस फ्रॉम ऑल लाइफ फॉर्म्स ऑन अर्थ, अर्थ पे जितने लाइफ फॉर्म्स हैं उनके एक्सलेशन से भी ये बेसिकली बन रहा है। तो एटमॉस्फेयर के बारे में अंडरलाइन करते हुए जरा चलेंगे, क्या होता है, अ थिन ब्लैंकेट ऑफ एयर होता है, ठीक है, ये क्या करता है, अर्थ को सराउंड करता है, ठीक है, दैट फॉर्म्स अ प्रोटेक्टिव बाउंड्री, ठीक है, बाउंड्री बनाता है, इट फॉर्म्स अ प्रोटेक्टिव बाउंड्री, ठीक है, बिटवीन आउटर स्पेस एंड बायोस्फेयर। ये भी इसको आउटर स्पेस एंड बायोस्फेयर को भी अंडरलाइन कर सकते हैं। जनरली 480 किलोमीटर हाई, जितने भी गैसेस हैं कहाँ से आए, क्रस्ट से आए हैं, इंटीरियर से आए हैं, या फिर एक्सलेशन से बेसिकली आए हैं। तो मैं आपको बताऊं, कैम्ब्रियन टाइम्स से ही, कैम्ब्रियन एजेस से ही, क्या होता है कैम्ब्रियन, मैंने आपको लिखवाया भी है, कैम्ब्रियन एजेस से ही आप देखोगे कि ये एक यूनिक तरीके का जो फॉर्मेशन और कॉम्पोजिशन आप एटमॉस्फेयर का देखते हैं, ये कैम्ब्रियन टाइम से ही फिक्स हो चुका है। जो भी गैसेस हैं, ठीक है, आप इसके बारे में लिख सकते हैं कि जो गैसेस हैं, गैसेस आर अ मिक्सचर ऑफ, ये मिक्सचर है, ठीक है, मिक्सचर ऑफ, खैर जो भी गैसेस हैं इनके फीचर्स के बारे में अगर बात की जाए तो मोस्टली द गैसेस आर कलरलेस, द गैसेस आर ओडरलेस, ठीक है, दे आर टेस्टलेस, दे आर फॉर्मलेस। तो दे आर ओडरलेस पहली चीज, दे आर टेस्टलेस तीसरी चीज दे आर फॉर्मलेस, एंड चौथी चीज दे आर कलरलेस। बट स्टिल इसके बावजूद भी एक पॉइंट आप यहाँ पे जरूर ऐड कर दीजिए कि दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द रीजंस व्हाई दे आर ब्लेंडेड, so thoroughly blended in a way that it acts like a single gas। जितने भी गैसेस आपके एटमॉस्फेयर में है, ठीक है, the gases are so thoroughly blended
इतने ज्यादा बारीकी से इसको ये मिश्रित होते हैं, ब्लेंडेड होते हैं, द गैसेस आर सो थॉरली ब्लेंडेड दैट इट एक्ट्स एज अ सिंगल, एक सिंगल गैस की तरह बेसिकली एक्ट करता है। तो ये इंपॉर्टेंट है आपका जानना कि जो जैसे जनरली क्या करते हैं ना कि एटमॉस्फेयर स्टार्ट करेंगे तो एटमॉस्फेयर के कॉम्पोजिशन पे तुरंत कूद जाएंगे, ये नाइट्रोजन 78%, ऑक्सीजन 20%, दिस एंड दैट एंड दिस, बट ऐसा नहीं करना है। यू हैव टू लाइक क्रिएट अ हिस्टोरिकल, नॉट इवन हिस्टोरिकल बट अ बैकग्राउंड कॉन्टेक्स्ट रिगार्डिंग इट, ओके। तो ये सारी चीजें हैं। प्लीज अंडरस्टैंड एंड राइट अ नोट, एक नोट यहाँ पे जरूर करके लिख लीजिएगा। बहुत ही बेसिक पॉइंट है लेकिन नोट करके लिखना बहुत ही ज्यादा जरूरी, ठीक है। इसीलिए मैं आपके रेड कलर में नोट लिखती हूँ। नोट करके ये पॉइंट जरूर लिख लेना दैट अर्थ इज, या फिर अर्थ सपोर्ट करता है लाइफ को, ठीक है। तो इसको यूनिक कहा जाता है अर्थ को, या फिर आप लिख सकते हैं अर्थ atmosphere, Earth's atmosphere is unique due to the presence, या फिर ड्यू टू द प्रेजेंस, क्या ऐसे मतलब एज इट सपोर्ट्स लाइफ, एज इट सपोर्ट्स लाइफ। इसमें आपको पता चल रहा है कि वाई लाइफ इज ओनली पॉसिबल ऑन अर्थ एज ऑफ नाउ, ठीक है। वैसे तो अभी और होगा, रिसर्च हो रहा है, लेकिन एज ऑफ नाउ वाई लाइफ सीम्स ओनली पॉसिबल ऑन अर्थ बिकॉज ऑफ द एटमॉस्फेयर, इट सपोर्ट्स लाइफ, ठीक है। जो भी गैसेस है मैं आपको बता रही हूँ, प्लैनेट का जैसा अर्ली मैंने आपको बताया ना दैट द प्लैनेट वाज वेरी मच इन द मोल्टन फॉर्म, इट हैज टेकन टाइम। हम लोगों ने ओरिजिन ऑफ द वर्ल्ड में, यूनिवर्स में पढ़ा भी था कि धीरे धीरे सब जो है ठंडा होते जाता है। तो जो हमारा अर्लीस्ट फॉर्म ऑफ प्लैनेट हुआ करता था, उनके रेसिड्यू नहीं है ये बच्चे, कुछ गैसेस नहीं है। ये गैसेस जो है इवोल्यूशनरी प्रोडक्ट्स हैं, कुछ प्रोसेसेस जो आज चल रहे हैं अर्थ के ऊपर, ये उनका प्रोडक्ट है, ठीक है। सो प्लीज राइट दैट दीज गैसेस आर not a direct, these gases are not a direct residue of earliest form of planet but are evolutionary प्रोडक्ट्स हैं। कैसे कैसे प्रोडक्ट्स, जैसे कि जो भी आपके इंटरनल प्रोसेसेस चलते हैं आज के डेट में, जो भी एक्सटर्नल प्रोसेसेस चलते हैं, ठीक है। जैसे कि सॉलिड मैटर का केमिकल ब्रेकडाउन हो गया, फॉर एग्जांपल केमिकल ब्रेकडाउन ऑफ सॉलिड मैटर, तो यहाँ से जो गैस जनरेट होंगे, ठीक है, ये प्रोसेस तो चलता रहता है। फिर आप देख लीजिए हॉट स्प्रिंग्स से जो गैसेस जनरेट होंगे, ठीक है। फिर आप देख लीजिए वो आपका क्या होता है उसको, वोल्केनिक इरप्शन से जो गैसेस जनरेट होंगे। और यही नहीं बल्कि ये पूरे एटमॉस्फेयर में दो इंपॉर्टेंट और चीजें होती हैं, वाटर वेपर और डस्ट पार्टिकल्स, ठीक है। तो वाटर वेपर का एग्जिस्टेंस भी पूरे के पूरे एटमॉस्फेयर को यूनिक बनाता है, क्योंकि उसी से आपके सारे वेदर फिनोमिनन्स भी हो रहे हैं, ठीक है। सो दिस इज इट, द भूमिका वी हैव ऑलरेडी क्रिएटेड अबाउट ये एटमॉस्फेयर के बारे में आज हम लोग बेसिकली पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो क्लाइमेटोलॉजी चैप्टर 3 पार्ट 1, जिसके बारे में जहाँ पे हम लोग एटमॉस्फेयर देख रहे हैं, ठीक है। अब आप इसमें देखेंगे gases are mixture of, इसमें भी अगर अंडरलाइन करना चाहो, it supports life, the gases are not a direct residue of earliest form of planet but are evolutionary products, okay fine। चलो भाई स्टार्ट करते हैं, थोड़ा कॉम्पोजिशन देखते हैं, ठीक है। कॉम्पोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर, आपके वातावरण का क्या कॉम्पोजिशन है ये देखते हैं।
या कॉम्पोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर, सबसे पहले मैं आपको बताऊं सबसे बल्क में, खैर ये जो वेरी प्रोपोर्शन के साथ मैं आपको बताऊंगी, द मेन गैसेस एंड देयर प्रोपोर्शन, ठीक है। द मेन गैसेस एंड देयर प्रोपोर्शंस आर नाइट्रोजन सबसे पहले। अच्छा, ये आपने ऐसे फिगर जरूर देखे होंगे, ये जो ओवरऑल फिगर बताते हैं, मैं आपको डिटेल में बता रही हूँ। 78.08% द अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन विच इज प्रेजेंट, ठीक है। दूसरी बात करें अगर ऑक्सीजन की, तो ऑक्सीजन जो है, ऑक्सीजन 20.95% के एक रेट से बेसिकली अवेलेबल, ठीक है। फिर तीसरी बात करें, बहुत सारे ऐसे गैसेस हमारे पास आते जाएंगे अभी, जिनका ये जो आपका कॉम्पोजिशन है रिड्यूस होता जाएगा। फॉर एग्जाम्पल हम बात कर रहे हैं आर्गन की, राइट। तो आर्गन जो है ये भी आपका 0.93% तक कहीं आ जाता है, ठीक है। फिर आप बात कर लीजिए CO2, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, इट कम्स नियरली 0.04%। ये आप इसके परसेंटेज, आप इसके कॉम्पोजिशन को अगर देख रहे हैं, सो यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड ये क्या क्या बेसिकली होल्ड कर रहा है, ठीक है। जो बाकी के जो अदर गैसेस होते हैं, जैसे नियॉन, हीलियम, मीथेन, क्रिप्टन और हाइड्रोजन, ये सब भी इसमें आपके अदर गैसेस में आ जाते हैं, ठीक है। अदर गैसेस लाइक नियॉन, क्रिप्टन, हीलियम, ठीक है, सो ऑन सो फार। तो ये सब भी आपके बेसिकली इसमें आ जाते हैं, एटसेट्रा इसमें मेंशन कर देना, राइट। ये कॉम्पोजिशन है आपके इंटायर एटमॉस्फेयर का। अगर इन एटमॉस्फेयर के, ये कॉम्पोजिशन है, ये क्लासिफिकेशन बिल्कुल नहीं समझना इसको, ठीक है। ये जो क्लासिफिकेशन है हम करेंगे ना, आप उसमें देखोगे कि अलग अलग जो गैसेस हैं वो कहाँ कहाँ अबंडेंटली जो है वो प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। अगर मैं आपको बताऊं वाटर के बारे में, तो वाटर इज ऑल्सो प्रेजेंट बट इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर, ठीक है। वाटर वेपर कम से कम नहीं तो 0 से 4% तक होता है, एंड इट फॉर्म्स क्लाउड्स, ठीक है। ये क्लाउड एक्टिविटी जो भी हो रही है ना, ये सब कुछ आपका वाटर वेपर ही कराता है। तो इसीलिए मैं कह रही थी कि कॉम्पोजिशन में वी टेंड टू फॉरगेट वाटर वेपर, ठीक है, क्योंकि दिस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एडिंग ह्यूमिडिटी, ठीक है। अगर मैं क्लाउड फॉर्मेशन की बात करूं, तो कंडेंसेशन न्यूक्लियाई से जो क्लाउड फॉर्मेशन हो रहा है, उसमें आप देखेंगे कि डस्ट पार्टिकल्स ऑल्सो प्ले अ वेरी बिग रोल। तो डस्ट पार्टिकल्स, जो आपके डस्ट पार्टिकल्स हैं, जो कहाँ काम आते हैं आपको क्लाउड फॉर्मेशन में, क्लाउड फॉर्मेशन बाय कंडेंसेशन, कंडेंसेशन, ओके। ये है अब हमारे एटमॉस्फेयर का कॉम्पोजिशन। नाउ एटमॉस्फेरिक कॉम्पोजिशन के बाद आप देखेंगे कि यही जो आपके अलग अलग कॉम्पोजिशन ऑफ गैसेस होते हैं ना, जैसे जिसको आप केमिकल कॉम्पोजिशन कहते हो, उसी केमिकल कॉम्पोजिशन को मद्देनजर रखते हुए प्लीज राइट डाउन, ठीक है, बेस्ड ऑन द कंपोजिशन कंपोजिशन ऑफ गैसेस, या फिर इसी को आप केमिकल कंपोजिशन भी कहते हैं, केमिकल composition, based on this, ठीक है, based on the chemical composition atmosphere is divided, इसको दो भाग में जो है बांट के पढ़ते हैं, divided into, सबसे पहला है आपका होमोस्फीयर और दूसरा है आपका हेट्रोस्फीयर, होमोस्फीयर एंड हेट्रोस्फीयर। ये होमोस्फेयर है, ये हेट्रोस्फेयर है, दोनों का क्या मतलब होता है, ये सब कुछ हम लोग जो है अभी देख, राइट। तो एक एक करके होमोस्फेयर को देखेंगे और हेट्रोस्फेयर को देखेंगे बाय द टाइम, ठीक है। आज के इस पूरे क्लास में काफी डिटेल में हम चर्चा कर रहे होंगे होमोस्फेयर के बारे में, मे बी विल डिस्कस हेट्रोस्फेयर इन द नेक्स्ट कमिंग लेक्चर, देखते हैं कंप्लीट क्या होता है क्या नहीं होता है, ठीक है। सो स्टार्ट करेंगे होमोस्फेयर से, ठीक है। स्टार्टिंग फ्रॉम होमोस्फेयर, ठीक है। जरा होमोस्फेयर को मैम डिटेल में देखें क्या।
होमोस्फेयर को डिटेल में जरा पढ़ते हैं, क्या है होमोस्फेयर। ओके, होमोस्फेयर के बारे में जब भी बात होगी प्लीज हमेशा इस बात को याद रखें कि द अमाउंट, द फैक्टर दैट यू आर क्रिएटिंग ओवर हियर, फैक्टर आप क्रिएट कर रहे हो, एक अलग क्लासिफिकेशन आप क्रिएट कर रहे हो आपके एटमॉस्फेयर के लिए। होमोस्फेयर विल बी डिफरेंट एंड हेट्रोस्फेयर विल बी डिफरेंट। अभी के लिए बस भूल जाओ कि हेट्रोस्फेयर भी कुछ होता है, होमो देखो, ठीक है। होमो में आप देखेंगे कि होमो एक जो शब्द है ना, होमो का मतलब क्या होता है, सेम। इट मीन्स सेम या सिमिलर या आइडेंटिकल, एक जैसा, ठीक है। होमोस्फेयर मतलब ऐसे ऐसे स्फेयर्स, ऐसे ऐसे रीजन जो ऑलमोस्ट इक्वली एक दूसरे के जैसे होते हैं, ठीक है। इट इज ऑलमोस्ट लाइक ये एक दूसरे के जैसे कैसे होते हैं, मतलब कि जो भी गैसेस उसमें हैं, जिन भी गैसेस से मिलकर के बने हुए हैं, इट इज अ यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन ऑफ गैस। मैंने आपको बताया ना, यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन ऑफ गैस क्या होता है, इट इज अ यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन ऑफ गैसेस। यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन ऑफ गैसेस मतलब क्या होता है मैम, ये होता है मैम, ये कि इट एक्ट्स एज अ सिंगल गैस, राइट। तो इसीलिए जो यूनिफॉर्मिटी वाला जो कॉन्सेप्ट है ना, उसी की वजह से इसका नाम जो है वो होमो, आप देखेंगे होमो रखा हुआ है। नाउ द अदर फैक्टर इज कि आपके अर्थ सरफेस से जब आप शुरू करते हो, तो अर्थ सरफेस यानी 0 किलोमीटर, जैसे हाइट की हम बात करेंगे, ओके। सो आई एम स्टैंडिंग इन द अर्थ सरफेस इज 0 किलोमीटर एंड गोइंग टिल 80 किलोमीटर अबव द ग्राउंड, ठीक है। ये इसका जो है पूरा स्ट्रेच होता है, यानी कि एक्सटेंशन क्या होता है, अप टू एन अल्टीट्यूड ऑफ 80 किलोमीटर। इट extends up to an altitude of 80 kilometers. It extends up to an altitude of 80 kilometers from the earth surface से 80 किलोमीटर, ओके। नाउ इंपॉर्टेंटली आपको मैं बता दूं कि ये जितना कुछ भी आप देखेंगे होमोस्फेयर में, इवन दो एटमॉस्फेयर का एक नेचर होता है, ठीक है, कि इसकी जो डेंसिटी होती है, जितना ऊपर जाओ इसकी डेंसिटी घटते जाती है, लेकिन ये पूरे होमोस्फेयर में गैसेस इतने स्ट्रांगली ब्लेंड होते हैं, इतने यूनिफॉर्म तरीके से ब्लेंड होते हैं, that the blend, because of the blend of gases is nearly uniform throughout the homosphere। आप देखेंगे कि इनका पूरा का पूरा अल्टीट्यूड जैसे जैसे बढ़ता जाता है, वैसे वैसे इनकी जो डेंसिटी डिक्रीज होती जाती है। बट कमिंग टू द एक्सेप्शनल पार्ट, देयर आर टू एक्सेप्शंस ऑल्सो, जैसे ओजोन लेयर जो आपके स्ट्रेटोस्फेयर में आता है। मैम स्ट्रेटोस्फेयर क्या होता है, अभी चिंता करने की जरूरत नहीं है, हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तो एक्सेप्शन आते हैं हमारे। एक्सेप्शन क्या है, ओजोन लेयर जो हो गया आपके स्ट्रेटोस्फेयर में, या फिर वाटर वेपर जो हो गया, जिस जिस लेयर में आपको, जिस जिस स्फीयर में आपको ओजोन लेयर या वाटर वेपर का प्रेजेंस दिखता है, वहां ये वाला कॉन्सेप्ट अप्लाई। यानी कि इन जनरल अगर बात करें, जनरली द एटमॉस्फेयर, जैसे जैसे आप ऊपर जाएंगे, विद एन इंक्रीज इन द अल्टीट्यूड ऑफ द एटमॉस्फेयर, देयर इज अ डिक्रीज इन इट्स डेंसिटी। द एटमॉस्फेयर रैपिडली, जनरली द एटमॉस्फेयर rapidly decreases in density with an increase in the altitude, with an increase in the altitude, ठीक है। और ये जो है ये जनरल टेंडेंसी है, और ये जनरल टेंडेंसी क्यों होती है, व्हाई, बिकॉज द गैसेस आर वेरी यूनिफॉर्मली ब्लेंडेड, ठीक है, ये होता है। बट देयर इज अ बिग बट, क्योंकि यहाँ पे एक्सेप्शंस भी आते हैं मैम। ओनली एक्सेप्शंस आर, क्या क्या एक्सेप्शंस है, पहला है एक्सेप्शन आपका वाटर वेपर, ठीक है, और दूसरा है एक्सेप्शन आपका ओजोन लेयर O3।
मैम ओजोन क्या होता है? ओजोन जो है O3 होता है, मतलब इट कैरीज द मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन। अभी मैं आपको बताऊंगी ओजोन के बारे में भी। आप देख रहे हैं कि जो ओजोन लेयर यानी कि जो ओजोन का कंसंट्रेशन होता है ना आपके स्ट्रेटोस्फेयर में, ठीक है, इसको लिख लेना ऐसे, कंसंट्रेशन ऑफ O3 गैस इन, यहां लिखो स्ट्रेटोस्फेयर, पहली चीज, और ये फ्रॉम 19 टू 50 किलोमीटर, ये जो होता है इसमें आपकी डेंसिटी डिक्रीज नहीं, या फिर वाटर वेपर जब प्रेजेंट होता है तो आपकी डेंसिटी डिक्रीज नहीं होती है ऊपर जाते जाते, ठीक है। सो आप देखेंगे एक वेल मिक्स्ड रीजन है, ठीक है, टर्बुलेंस एंड कन्वेक्शंस के बावजूद, ड्यू टू द टर्बुलेंस एंड कन्वेक्शंस, आप ऐसे लिख लो इसको, ड्यू टू it is a well mixed region due to turbulence and that's it about homosphere, that is it about homosphere। तो होमोस्फेयर क्या होता है ये आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अभी तक जो रेशियो होते हैं गैसेस के नियरली कांस्टेंट होते हैं, ये भी मेंशन कर लो जरा, द रेशियो ऑफ गैसेस, the ratio of gases are nearly constant everywhere। हर जगह आपको कांस्टेंट लगभग देखने के लिए मिलेगा। और कैसा वही रेशियो होगा, ये वाला रेशियो होगा आपका, ये वाला रेशियो, दिस वन, ये वाला रेशियो होगा। नाइट्रोजन विल बी 78%, ऑक्सीजन विल बी दिस वन, आर्गन विल बी दिस वन, कार्बन डाइऑक्साइड दिस वन, अदर गैसेस होंगे, वाटर वेपर अगर होता है प्रेजेंट तो वाटर वेपर वैसा होगा, ठीक है। तो ये हमारा पूरा होमोस्फेयर के बारे में एक डेटा। अभी मैं अगर होमोस्फेयर को भी थोड़ा सा डिकोड कर दूं आपके लिए, ठीक है, होमोस्फेयर को भी, फर्दर मोर होमोस्फेयर कंसिस्ट्स ऑफ 3 लेयर्स, 3 लेयर्स होते हैं इसमें, कंसिस्ट्स ऑफ 3 लेयर्स। पहला जो है आपका, आपने सुना है, काफी दफा बात की है इस बारे में, ट्रोपोस्फेयर, राइट, जो सबसे निचला आपका लेयर होता है ट्रोपोस्फेयर, ओके। दूसरा आपने सुना है उसके ठीक ऊपर स्ट्रेटोस्फेयर, जहां पे आपकी सारी प्लेनें वगैरह चलती हैं, ठीक है, एरोप्लेन्स वगैरह। और तीसरे इसी स्ट्रेटोस्फेयर में वो ओजोन लेयर है आपका, ठीक है। सारे वेदर फेनोमेना, बारिश वर्षा सब कुछ, थंडर वगैरह ट्रोपोस्फेयर में, स्ट्रेटोस्फेयर एंड देन मीसोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर एंड ट्रोपोस्फेयर, ठीक है। ये तीनों जो है इसके मुख्य कंपोनेंट्स हैं। सो व्हाट इट इज अ वेल मिक्स्ड रीजन ड्यू टू टर्बुलेंस एंड कन्वेक्शन, ठीक है। द रेशियो ऑफ गैसेस इज नियरली कांस्टेंट एवरीवेयर, और इट कंसिस्ट ऑफ फर्दर मोर लेयर्स, जैसे कि ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर और मीसोस्फेयर, ठीक है। और हमें एक एक करके ये भी बेसिकली तीनों के तीनों होमोस्फेयर में पढ़ना है। दिस इज व्हाट वी हैव टू स्टडी इन दी इंटायर क्लास। जरा कुछ क्वेश्चंस देखेंगे क्या इससे रिलेटेड। या द क्वेश्चन इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग गैसेस इज मोस्ट अबंडेंट इन एटमॉस्फेयर, ठीक है। पीसीएस के आपके कभी ना कभी के पूछे गए सवाल है, या फिर प्रैक्टिस एमसीक्यूज, या फिर यूपीएससी के सवाल है, ठीक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग गैस इज द मोस्ट अबंडेंट इन द एटमॉस्फेयर, ऑफ कोर्स जरा इसका परसेंटेज लिख लो मैम, याद रहेगा। नाइट्रोजन आपने बताया था 78.08%, ऑक्सीजन आपने बताया था 20.93%, कार्बन डाइऑक्साइड आपने बताया था 0.04%, और आर्गन आपने बताया था 0.93, अच्छा ये 95 कर लेना उसको, ठीक है, ये बताया था। तो व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर, नाइट्रोजन। ऐसे ही आपको याद करना है, बीट ये पूछा है या नहीं पूछा है, आपने रिकॉल कर लिया, आपके लिए बेहतर है, ठीक है। आगे चले, विच लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर कंटेन्स द ओजोन लेयर। हालांकि अभी तक पहुंचे नहीं है हम इस पे, है ना, अभी स्ट्रेटोस्फेयर पढ़ेंगे अच्छे से, लेकिन मैंने क्योंकि आपको ऑलरेडी बताया है, अभी अभी बताया था, लिख रही थी तो भी, स्ट्रेटोस्फेयर इज द राइट आंसर। स्ट्रेटोस्फेयर का जो स्ट्रेच है ना, आपको बताऊं 19 किलोमीटर से लगभग स्टार्ट हो जाता है, 50 किलोमीटर तक जाता है। इस पूरे के पूरे रीजन को, जहां एक और आप स्ट्रेटोस्फेयर बोलते हैं,
वहीं दूसरी तरफ आप इसको ओजोन लेयर भी कहते हैं। ओजोन लेयर क्यों? बिकॉज इट हैज O3, और O3 क्या करता है, जो भी हार्मफुल यूवी रेज आ रहे हैं ना, जो भी यूवी रेज हार्मफुल होते हैं जो आते हैं, उनको फिल्टर आउट करता है और सोलर रेडिएशन को फिल्टर करके तब बाकी पृथ्वी की ओर जाने देता है। ठीक है, सो इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट लेयर। which of the following atmospheric layer belongs to homosphere? यूपीपीसीएस का सवाल है, 2012-14 देख लीजिएगा। which of the following atmospheric layers belong to the homosphere? देखो जरा, ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मेसोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, थर्मोस्फेयर, एक्सोस्फेयर, केवल ट्रोपोस्फेयर या फिर केवल थर्मोस्फेयर? द आइडिया इज ये मैम, ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, ये ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर एंड मेसोस्फेयर, यही तो कॉम्पोजिशन है ना हेमोस्फेयर का। And then, so the correct answer will be A. And then we'll start with the atmosphere is most turbulent and well mixed. आप देख रहे हैं पूरे एटमॉस्फेयर की बात कर रही है, एक पर्टिकुलर स्फेयर की बात नहीं हो रही है। सो मोस्ट टर्बुलेंट, वेल मिक्स्ड, बिकॉज ऑफ द कन्वेक्शन, इट इज द होमोस्फेयर। ठीक है, आगे चलते हैं। द एवरेज, ओके फाइन, यहां से हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने उसको ट्रोपोस्फेयर को। ठीक है, सो द वेरी फर्स्ट टॉपिक दैट यू हैव इन हियर इज द ट्रोपोस्फेयर, है ना। वेरी फर्स्ट टॉपिक आपका होमोस्फेयर का पार्ट है ट्रोपोस्फेयर। वैसे आप होमोस्फेयर और हेट्रोस्फेयर, ट्रोपोस्फेयर, हेट्रो और होमो के में डिवाइड करके पढ़ लेंगे तो आपको थोड़ा इजी भी लगेगा। ठीक है, ट्रोपोस्फेयर, ट्रोपोस्फेयर, जब भी ट्रोपोस्फेयर की बात हो रही है प्लीज इसको स्टार्ट करिएगा विद अ फैक्टर कि इट इज द मोस्ट इनिशियल स्टेज, इट इज द इनिशियल मोस्ट स्टेज ऑफ द इंटायर द एटमॉस्फेरिक क्लासिफिकेशन। तो ये स्टार्ट होता है और ट्रोपोपॉज तक जाता है। ठीक है, इट स्टार्ट्स फ्रॉम अर्थ सरफेस अप टू द ट्रोपोपॉज, ये ट्रोपोपॉज तक जाता है। और ट्रोपोपॉज क्या होता है, जहां मैम ट्रोपोस्फेयर खत्म हो रहा है उसी को पॉज कर देंगे, ट्रोपोपॉज हो जाएगा। जनरली आप देखेंगे 0 से लेकर के 12 किलोमीटर तक, लेकिन इसमें एक कॉन्सिक्वेंस बता रही हूं। जो आपका भारत है, भारत कह रहे हैं जो आपका ये क्या कहते हैं, अर्थ है ना, वो कुछ ऐसा है ना, अर्थ कुछ ऐसा है, यानी पूरा सर्कल भी नहीं है मैम। ये कैसा है, हमने देखा है मैम कि ये यहाँ से थोड़ा सा चिपटा हुआ है, यहाँ से थोड़ा सा चिपटा हुआ है, और यहाँ से थोड़ा सा फैला हुआ है, यहाँ से थोड़ा सा फैला हुआ है, ऐसा देखते हैं ना। और यही आप फैले फैले में देखेंगे ना कि बिकॉज ऑफ द मूवमेंट ऑफ द अर्थ, अर्थ क्योंकि रोटेट किए जा रहा है, एंड बिकॉज ऑफ द शेप ऑफ द अर्थ, होता क्या है कि ये जो गैस है आपकी एटमॉस्फेयर की, ये जनरली यहाँ पोल्स के पास पतली होती है और यहाँ पे इक्वेटर के पास जो है वो थोड़ी सी स्ट्रेच होती है। मतलब ये तो खैर बहुत ज्यादा स्ट्रेच कर दिया मैंने, लेकिन थोड़ी सी स्ट्रेच होती है। मीनवाइल आप देखेंगे कुछ इस तरीके का आपको फ्लो जो है ये दिखाई देगा, कुछ इस तरीके का। क्यों ऐसा हो रहा है? बिकॉज ऑफ द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ऑल्सो, बिकॉज ऑफ द रोटेशन ऑफ अर्थ ऑल्सो, एंड बिकॉज ऑफ इट्स वेरी प्रीडोमिनेंट शेप, जियोइड शेप। तो आपको मैं बता दूं कि जो ये पूरे के पूरे आपके ये जो मतलब आप ये वाला स्ट्रेच एक बार देख लीजिए पोल्स के पास, तो कभी भी हमेशा ये बात ध्यान रखना कि पोल्स के पास जो आपकी ये परत होगी एटमॉस्फेयर की वो थोड़ी सी पतली होगी, लेकिन आपके ये इक्वेटर के पास वाली परत जो है वो हमेशा से मोटी रहेगी। और यही चीज ट्रोपोस्फेयर में जब आप देखते हो ना, तो ट्रोपोस्फेयर की 3 क्लासिफिकेशन आपके सामने आ जाती हैं। ठीक है, जब भी मैं ट्रोपोस्फेयर के आल्टीट्यूड की बात करूंगी, आल्टीट्यूड्स यानी कि हाइट की बात करूंगी, ठीक है, तो आप देखेंगे कि इक्वेटर के पास लगभग, ठीक है, ऑलमोस्ट एट द इक्वेटर, ऑलमोस्ट एट द इक्वेटर आप देखेंगे ये 19 किलोमीटर, 0 से लेकर के 19 किलोमीटर जितना मोटा होता है इक्वेटर के पास। ठीक है, वहीं दूसरी ओर आप मिडिल लैटिट्यूड्स में देख लीजिए, ऑन मिडिल लैटिट्यूड्स, लैटिट्यूड्स, ठीक है, लगभग ये 12 से 13 किलोमीटर मोटा होता है। अभी मैं वहां पे भी बताऊंगी आपको। और यही चीज अगर आप देख लेंगे पोल्स पे, ठीक है, ऑन पोल्स,
तो 8 किलोमीटर मोटा होता कैसे है ये कि मैम सिंपल सी बात यहाँ समझाई जा रही है कि यहाँ पोल्स पे जो है, पोल्स पे ये कितना होगा, 8 किलोमीटर मोटा होगा। यहाँ इक्वेटर पे कितना होगा, ये 19 किलोमीटर मोटा होगा। और यहाँ पे ऐसी सब जगह जो कि मिडिल लैटिट्यूड्स है, यहाँ पे आपका 12 से 13 किलोमीटर होगा। ठीक है, तो ये जो मैं आपको बता रही हूँ ये ट्रोपोस्फेयर के अल्टीट्यूड्स की कहानी है। इक्वेटर पे अलग, मिडिल लैटिट्यूड पे अलग और पोल्स के ऊपर इंटायरली डिफरेंट। फाइन, अब देखेंगे जरा कि सारे जो वेदर का फिनोमिना है ना, जो भी वेदर वाली चीजें हैं ये सब यही होती है। ओके, ट्रोपोस्फेयर में ऑल वेदर फिनोमिना अकर्स हियर। जितने भी वेदर से रिलेटेड चीजें चल रही हैं, ठीक है, मौसम संबंधित जितनी चीजें जैसे बारिश, तूफान, आंधी, जो कुछ भी चल रहा है ये सब का सब ट्रोपोस्फेयर में होता है। ट्रोपोस्फेयर की अगर मैं बात करूं तो इसकी जो आप ये देख रहे हैं, इसकी जो लिमिट है, इट स्ट्रेचेस ओनली अप टू ट्रोपोपॉज। और ट्रोपोपॉज क्या है, ट्रोपोपॉज, ठीक है। और ट्रोपोपॉज क्या है, इसको यहीं पर डिफाइन कर दीजिए। ट्रोपोपॉज क्या है, लाइन ऑफ सेपरेशन बिटवीन ट्रोपोस्फेयर एंड व्हाट इज स्ट्रेटोस्फेयर। ठीक है, ये एक लाइन ऑफ डिफरेंशिएशन का भी काम करता है, एक लाइन ऑफ सेपरेशन का भी काम करता है ट्रोपोपॉज। ठीक है, तो ट्रोपोपॉज तक जाता है। लेट मी टेल यू द वेरी फैक्ट कि ये पूरा का पूरा जो आप ट्रोपोपॉज देख रहे हो ना, यहाँ पे टेम्परेचर जो है, जैसे जैसे हाइट बढ़ती जाती है वैसे टेम्परेचर क्या होता है, ड्रॉप होता जाता है। ये भी एक बहुत बड़ी अपने आप में कहानी है, दैट टेम्परेचर ड्रॉप्स with increase in altitude। ठीक है, टेम्परेचर जो है वो गिरता जाता है। और कैसे गिरता है, एट द रेट ऑफ, ठीक है, एट द रेट ऑफ 6.5 डिग्री सेल्सियस प्रति किलोमीटर। हर किलोमीटर जितना ऊपर जाओगे ना, ये आपको 6.5 डिग्री सेल्सियस जो है कम दिखाई देगा। और यही जो रेट है ना, इसी रेट को आप कहते हैं नॉर्मल लैप्स रेट। ठीक है, इसको क्या कहते हैं, नॉर्मल लैप्स रेट। तो अक्सर किताबों में लिखा रहता है, समझ नहीं आता है कि क्या है, इट इज जस्ट इट कि द रेट एट विच the temperature is constantly dropping in troposphere, the rate at which the speed at which that rate or that speed is known as normal lapse rate। ठीक है, तो ये आपका नॉर्मल लैप्स रेट होता है। अभी आपको मैं बताऊं कि जितने भी अप्रोक्सीमेटली आपके मतलब एटमॉस्फेयर में पूरे जो टोटल मास है ना, तो कंटेन्स अबाउट 90% ऑफ टोटल मास ऑफ द एटमॉस्फेयर। कौन, ट्रोपोस्फेयर। ठीक है, जो मास है ना टोटल, इस मास का इट कंटेन्स approximately 90% of the total mass of the, ठीक है, 90% of the total mass of the atmosphere। That's it। ठीक है, और आपको मैं इसमें मास में भी बताऊं कि क्या फीचर्स आते हैं इसमें। जितने भी आपके जैसे वाटर वेपर हैं, क्लाउड्स हैं, वेदर, जैसे आप इसको लिख लीजिए, बल्क ऑफ वाटर वेपर, ठीक है, क्लाउड्स, ठीक है, वाटर वेपर हो गया, क्लाउड्स हो गए, जितने भी आपके अदर फॉर्म्स जैसे वेदर हो गया, इवन द एयर पॉल्यूशन थिंग, जो भी एयर पॉल्यूशन जो चलता है ना, इट इज ऑल्सो अ कंटेंट ऑफ ट्रोपोस्फेयर। ठीक है, ये जो आपका एयर पॉल्यूशन वर्जन है, ये भी आपका पूरा का पूरा ट्रोपोस्फेयर के ही अंदर आपको दिखाई देता है। ठीक है, सो बाय द वर्च्यू ऑफ द फैक्ट्स गिवन हियर, अगर मैं आपको बोलूं
कि ट्रोपोस्फेयर को डिफाइन करो, इन शॉर्ट बताओ कि ट्रोपोस्फेयर है क्या। अगर इफ यू फील लाइक यू डू नॉट हैव मच इंफॉर्मेशन अबाउट इट, यू कैन स्टार्ट विद होमोस्फेयर। सबसे पहले आप होमोस्फेयर की बात कर सकते हैं। होमोस्फेयर में आप बात करेंगे ट्रोपोस्फेयर की। ट्रोपोस्फेयर का एक्सटेंट क्या है मैम? 0 से लेकर के 12 किलोमीटर एवरेज एक्सटेंट है ये। अदरवाइज मैम हमने ये देखा हुआ है ना कि हमारा अर्थ बिकॉज ऑफ सर्टेन रीजन, जैसे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स हो गया, अर्थ का खुद का रोटेशन हो गया, अर्थ का खुद का यूनिक जियोइड शेप हो गया, बहुत सारे रीजंस की वजह से अलग अलग जगह पे अलग अलग हाइट देखने के लिए मिलती है। जैसे इक्वेटर पे 19 किलोमीटर तक मैम देखेंगे ये स्ट्रेच होता है, यहाँ पे पतला यहाँ पे मोटा। इक्वेटर पे 19 किलोमीटर तक आपको दिखाई देगा ट्रोपोस्फेयर है। आपको बीच के जो लैटिट्यूड यहाँ 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 आपको दिखाई देगा कि 12 से 13 किलोमीटर के अब आपका जो स्ट्रेच है ट्रोपोस्फेयर का। और पोल पे जाओ तो थिनेस्ट ऑफ ऑल 8 किलोमीटर में आपको दिखाई दे देगा। ठीक है, तो सारे वेदर फिनोमेना यहीं पे होते हैं, धूप आंधी बारिश जो भी है। इट स्ट्रेचेस अप टू ट्रोपोपॉज। ठीक है, ट्रोपोपॉज तक जाता है। और क्या है ट्रोपोपॉज? अ लाइन ऑफ सेपरेशन। ठीक है, अलग करता हुआ लाइन, ट्रोपोस्फेयर और स्ट्रेटोस्फेयर को अलग करने वाला लाइन। तो टेम्परेचर ड्रॉप्स विथ इंक्रीज इंक्रीज इन द अल्टीट्यूड एट द रेट ऑफ 66.5 डिग्री सेल्सियस प्रति किलोमीटर, जिसको नॉर्मल लैप्स रेट कहा जाता है। ठीक है, कंटेन्स अप्रोक्सीमेटली 90% ऑफ टोटल मास ऑफ एटमॉस्फेयर, और ये आपका पूरा मास है। ठीक है, आई होप समझ में आ गया होगा। जरा एक जल्दी से एक ग्राफ बनाएंगे। ठीक है, एक ग्राफ बनाएंगे। यू ट्राई मेकिंग अ ग्राफ गाइज। ठीक है, ठीक है, इस पे जरा मार्क करेंगे। दिस वे आई एम राइटिंग temperature, and this way I am writing altitude. Okay, टेम्परेचर जरा देखते हैं। स्टार्ट करते हैं 20 डिग्री सेल्सियस से। यहाँ 20, यहाँ 0 डिग्री सेल्सियस करो, यहाँ -20 डिग्री सेल्सियस करो, यहाँ 40 डिग्री सेल्सियस, -40, यहाँ -60 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, और ये है आपका अल्टीट्यूड। तो स्टार्टिंग फ्रॉम 0 इट कैन गो टिल आई थिंक 20, क्योंकि हम बात ही करेंगे इसमें ट्रोपोस्फेयर की, तो 20 को थोड़ा बड़ा बनाते हैं। देन गो टू 40, देन आगे ऊपर चलता जाएगा। ये जो आपको ग्राफ है, ये ग्राफ आपको दिखाएगा, ये ग्राफ आपको क्या बताएगा? इट इज द वर्टिकल, इट इज गोइंग टू बी द वर्टिकल स्ट्रक्चर ऑफ ट्रोपोस्फेयर। ट्रोपोस्फेयर का वर्टिकल स्ट्रक्चर है रिफ्लेक्टिंग नॉर्मल लैप्स रेट। NLR लिख रही हूँ, ठीक है, इसको भी लिख लेना। नॉर्मल लैप्स रेट भी दिखाएगा इसमें, नॉर्मल लैप्स रेट ऑन अ टेम्परेचर अल्टीट्यूड ग्राफ। ओके, ये आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। ठीक है, मैं आपसे क्या बात करी थी? ज्यादा से ज्यादा 19 किलोमीटर, लेकिन एवरेज क्या है? एवरेज है मैम, आपने अभी अभी जस्ट बताया था, एवरेज आपका यही कहीं पड़ेगा आपका 12 किलोमीटर। 12 किलोमीटर, राइट? बस ये भी है क्या? क्या वी डू हैव, देखो हमारे पास जो एवरेज है ना, वो एवरेज क्या है? लगभग लगभग ये आपका, ये हमारा, ये लगभग लगभग एवरेज है। ये हमारा 12 किलोमीटर तक लगभग स्ट्रेच करता हुआ ट्रोपोस्फेयर। ठीक है, तो अगर मैं इसको ट्रोपोपॉज बता दूं तो सब चलेगा ना? ट्रोपोपॉज बता देते हैं इसको। ट्रोपोपॉज, ट्रोपोपॉज क्या होता है मैम? तो ट्रोपोपॉज बताया था, ये जो पूरा एरिया है जहां पूरा आपका ट्रोपोस्फेयर जो है वो स्ट्रेच कर रहा है, वो आपका ट्रोपोपॉज। जहां ट्रोपोस्फेयर खत्म हुआ, स्ट्रेटोस्फेयर स्टार्ट हो गया, वहां आपका क्या स्टार्ट हो जाएगा? वहां आपका बीच का लाइन ऑफ सेपरेशन क्या होगा? ट्रोपोपॉज। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं तो एक्सट्रीम पॉइंट पे जाएंगे। ये देखो, ये लगभग यहीं से स्टार्ट करते हैं, 20 डिग्री सेल्सियस से, मान लो अर्थ सरफेस से स्टार्ट किया, ऊपर जाते जा रहे हैं, जाते जा रहे हैं, जाते जा रहे हैं। ठीक है,
लगभग एक टाइम आएगा जब आप देखोगे कुछ ऐसी स्थिति क्रिएट हो जाएगी, -57 डिग्री सेल्सियस, माइनस बोल रही हूं, वो 20 डिग्री है, ये 57 है, लेकिन वो टेम्परेचर आपका हॉटर है क्योंकि ये माइनस, ठीक है। -57 डिग्री सेल्सियस तक का सफर जो है ना आपका, ये पूरा का पूरा ये क्या कहते हैं इसको, ट्रोपोपॉज तय करता है। और ये जो सफर ये तय कर रहा है, जस्ट अ मिनट, गुड लाइन, ठीक है, ये जो सफर ये तय कर रहा है यहां से लेकर के यहां तक का, ये एक सफर जो तय कर रहा है, ये कैसे, मुझे कैसे पता, आपको कैसे पता मैम कि यही एग्जैक्टली ऐसे ही स्लैंट हाइट में जाएगा ग्राफ? क्योंकि इट स्टार्टेड विद अ पर्टिकुलर टेम्परेचर, नो, एंड इट वाज रिड्यूसिंग, ये रिड्यूस हो रहा था किस रेट पे, 6.5 डिग्री सेल्सियस प्रति किलोमीटर पे क्या हो रहा था, ये कम होता जा रहा था, ठीक है। इतना इतना सेल्सियस आपका घटते जा रहा था, इतना इतना टेम्परेचर, और घटते 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 मोमेंट इट रीचेस ट्रोपोपॉज, आप देखेंगे मैक्सिमम टेम्परेचर जो स्ट्रेच होता है ट्रोपोस्फेयर का वो है -57 डिग्री सेल्सियस, ओके। तो ये पूरी की पूरी जर्नी रही है आपकी ट्रोपोस्फेयर की। अभी इसी ग्राफ में वापस भी आएंगे, इस ग्राफ में विल ट्राई टू कम बैक, या इसी ग्राफ में आएंगे या तो सबका अलग अलग ग्राफ बना लेंगे, ठीक है, ताकि आपको चीजें लर्न हो जाए। सो दिस इज द नॉर्मल लैप्स रेट एंड दिस इज द टेम्परेचर अल्टीट्यूड रिलेशन ग्राफ ऑफ ट्रोपोस्फेयर। आई होप आपको अब समझ में आ गया होगा, उसके ऊपर स्ट्रेटोस्फेयर, मीसोस्फेयर वगैरह जाते रहते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं, विल स्टार्ट विद द क्वेश्चनिंग सेशन। द एवरेज रेट एट विच, मैम आपने बताया था, ऐसा सुना सुना लग रहा है, द एवरेज रेट एट विच टेम्परेचर डिक्रीजेस, टेम्परेचर डिक्रीज करता है, एवरेज रेट जिसपे with decreases with height in the troposphere is called, एवरेज रेट क्या कहते हैं, किसको कहते हैं मैम? तो भाई ट्रोपोस्फेयर में मैंने आपको बताया एवरेज रेट है क्या, पहले तो ये बताओ, 6.5 डिग्री सेल्सियस प्रति 1000 मीटर, या ऐसे भी पूछ चुका है एक बार, अदरवाइज आपका प्रति किलोमीटर लिखा रहता है, ठीक है, या तो ऐसे लिखा रहेगा या तो आपका ऐसे लिखा रहेगा, ठीक है। ये आपका जो है कहलाता है नॉर्मल लैप्स रेट, लैप्स रेट। नेक्स्ट इज द हाइट ऑफ ट्रोपोस्फेयर इज ग्रेटेस्ट एट, अब बताओ भाई, ये आपका जो है ये अर्थ है आपका, और मैंने क्या बताया था, जो ट्रोपोस्फेयर है वो सम एटमॉस्फेयर है वो समवेयर समवॉट लाइक ऐसी होती है, ठीक है, इवन द ट्रोपोस्फेयर। तो ये क्या है, ये इक्वेटर पे निकली हुई रहती है और आपके पोल्स पे पतली सी रहती है। तो ये पूछ रहा है सबसे ग्रेटर हाइट कहाँ पे था, तो जरा देखो भाई, ग्रेटर हाइट के लिए आप वापस से जरा इसी में आ जाओ, कहाँ गया, ये देख लो, इक्वेटर पे 19, लैटिट्यूड पे 12 और पोल्स पे 8, तो द करेक्ट आंसर विल बी इक्वेटर, ठीक है, द करेक्ट आंसर विल बी इक्वेटर। और इक्वेटर आपका करेक्ट आंसर होने के साथ साथ रिकॉल भी कर लिया करो ऐसे स्थिति में, 19 किलोमीटर मैंने आपको इक्वेटर का बताया था, है ना, 19 किलोमीटर, पोल्स का बताया था 8 किलोमीटर, मिड लैटिट्यूड का बताया था 12 से 13 किलोमीटर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर का भी कभी पूछ लिया तो मिड लैटिट्यूड में से ही वन ऑफ दोज है 23, 12 से 13 किलोमीटर, 0 और 23 में एक आंकड़ा लगा लीजिएगा, करीब करीब 15 किलोमीटर आपको देखने के लिए मिल जाएगा, ठीक है, करीब 14-15, राइट। तो ये हाइट ऑफ ट्रोपोस्फेयर इज ग्रेटेस्ट एट इक्वेटर, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, Why does weather occur only in troposphere? भाई क्यों? मैं आपको शुरू से ये बात बता रही हूँ, क्योंकि मैम ऑक्सीजन प्रेजेंट है, हायर डेंसिटी है, प्रेजेंस ऑफ वाटर वेपर है, सनलाइट एब्जॉर्प्शन है, सनलाइट एब्जॉर्प्शन की बात ही नहीं है, हायर डेंसिटी का कोई मतलब नहीं है आपके वेदर फिनोमेना से, सो एंड प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, सो प्रेजेंस ऑफ वाटर वेपर सीम्स टू बी द आइडिया। वाटर वेपर क्या करते हैं, यही जस्ट अ मिनट, ये वाटर वेपर ही है जो आपके क्लाउड फॉर्मेशन में मदद करते हैं, बादल बन रहे हैं, बरस रहे हैं, ठीक। तो द वेदर phenomenas are mostly and mostly affected by the fact that the presence of water vapor in troposphere is there, और यही इतना टर्बुलेंस रहता है ना, यही रीजन है कि एयरक्राफ्ट चूज टू फ्लाई जस्ट अबव द ट्रोपोपॉज, ट्रोपोपॉज के ठीक ऊपर आप देखेंगे, ट्रोपोस्फेयर में, ट्रोपोपॉज के ठीक नॉट ट्रोपोस्फेयर, ट्रोपोपॉज के ठीक ऊपर जब स्ट्रेटोस्फेयर स्टार्ट हो जाता है वहां पे आपकी प्लेनें उड़ती हैं, बिकॉज
in order to skip all the weather conditions, ऐसे weather conditions को skip करने के लिए, ठीक है। तो यहाँ तक था हमारा सफर ट्रोपोस्फेयर का, ओके। ट्रोपोस्फेयर के बाद जरा स्टार्ट करते हैं अपना स्ट्रेटोस्फेयर। ठीक है, स्ट्रेटोस्फेयर स्टार्ट करते हैं। अब जरा देख लो, स्ट्रेटोस्फेयर का स्ट्रेच हमें थोड़ा सा देखना पड़ेगा, ठीक है। और इसके ही स्ट्रेच के साथ साथ आई विल टेल यू द बेसिक आइडियाज अबाउट स्ट्रेटोस्फेयर। सबसे पहले तो आप स्ट्रेटोस्फेयर के बारे में ये जान लीजिए दैट इट लाइज जस्ट अबव द ट्रोपोस्फेयर। स्फेयर्स में ट्रोपोस्फेयर के ऊपर और मीसोस्फेयर के नीचे होता है, और स्पेसिफिकली ट्रोपोपॉज वाली जो लाइन थी उसके ऊपर से स्टार्ट हो जाता है। इसके अगर स्ट्रेच की बात करें तो इट स्ट्रेचेस फ्रॉम 19 किलोमीटर्स अप टू 50 किलोमीटर्स, 50 किलोमीटर तक लगभग जो है आपको ये स्ट्रेच करता हुआ दिखाई देगा, ठीक है। 40-50 किलोमीटर ये आपका चलता है स्ट्रेटोस्फेयर। आप स्ट्रेटोस्फेयर की कुछ खास बात देखेंगे कि ये अर्थ सरफेस इक्वेटर जो भी है उससे इतना ज़्यादा तो है खैर दूरी पे। टेम्परेचर की बात करेंगे ना तो टेम्परेचर यहाँ पे थोड़ा डिफरेंट फिनोमेना दिखाई देगा। टेम्परेचर इंक्रीज होता है, डिक्रीज नहीं होता है, ठीक है। टेम्परेचर इंक्रीजेज विथ इंक्रीज इन हाइट। जैसे जैसे इसके ऊपर जाते जाते हैं अल्टीट्यूड पे, विद इंक्रीज इन अल्टीट्यूड इनका टेम्परेचर भी इंक्रीज करता है। वाई मैम, वाई, व्हाट कैन बी द पॉसिबल रीजन? अब आप देख रहे हैं ट्रोपोपॉज पे क्या छोड़ा था हमने, -57 डिग्री सेल्सियस पे छोड़ा था ना। उसके बाद आपका स्ट्रेटोस्फेयर स्टार्ट हो गया, स्ट्रेटोस्फेयर के अंत तक जाते जाते 0 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। इस रेट से स्ट्रेटोस्फेयर में जो है आपका टेम्परेचर बढ़ रहा है। नाउ द रीजन व्हाई इट इज हैपनिंग इज बिकॉज दिस स्फीयर, माय डियर फ्रेंड्स, दिस स्फीयर इज कैरेक्टराइज्ड, ठीक है। ये किससे मिलकर के बनी हुई है? कैरेक्टराइज्ड, ये मिलकर के बनी हुई है। दिस इज कैरेक्टराइज्ड बाय द ओजोन लेयर, जो एक स्पेशल फीचर है, वन ऑफ द मोस्ट स्पेशल फीचर्स ऑफ स्ट्रेटोस्फेयर, द प्रेजेंस ऑफ ओजोन लेयर। या तो ओजोन लेयर बोलते हैं इसको, या तो ओजोनोस्फीयर बोलते हैं इसको, ठीक है। ये दोनों चीजें आपकी इंपॉर्टेंट है। अब ओजोन लेयर हो, ओजोनोस्फेयर हो, ये पूरा इसका मतलब क्या होता है ये समझने की बात है, ठीक है। सो फॉर दैट वी विल बी नीडिंग टू डिफाइन व्हाट एग्जैक्टली इज ओजोन मैम। ओजोन एग्जैक्टली बेसिकली है क्या? तो ओजोन के बारे में देखेंगे, काफी रिएक्टिव ऑक्सीजन मॉलिक्यूल है, ठीक है। इट इज अ हाईली रिएक्टिव ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, काफी ज्यादा रिएक्टिव ऑक्सीजन मॉलिक्यूल है ये आपकी ओजोन। इट इज अ हाईली रिएक्टिव ऑक्सीजन मॉलिक्यूल एंड इट कंटेन्स 3 molecules ऑफ ऑक्सीजन, और इसी को आप कहते हो O3, ठीक है, O3 कहते हो। और यही बेसिकली ओजोन में बेसिकली आपको देखने के लिए मिलेगा। ये करते क्या है कि इट एब्जॉर्ब, ये एब्जॉर्ब कर जाते हैं किस चीज को? वेवलेंथ को। किस चीज के? अल्ट्रावायलेट रेज के। इट अब्जॉर्ब्स द हार्मफुल रेज या फिर हार्मफुल वेवलेंथ्स ऑफ अल्ट्रावायलेट रेज, ठीक है। ये इसका बेसिकली सबसे मुख्य काम यही बेसिकली होता है। ओजोन लेयर इज अ पार्ट ऑफ स्ट्रेटोस्फेयर व्हिच अब्सॉर्ब्स द हार्मफुल रेज एंड द वेवलेंथ्स ऑफ यूवी रेज, ठीक है। अब आप देखेंगे कि ये जो पूरा प्रोसेस हो रहा है ना, इसके माध्यम से
जो आपके यूवी रेडिएशन के जो रेज होते हैं ना, द मोस्ट हार्मफुल रेज, ठीक है, वो फिल्टर्ड हो जाते हैं, ठीक है, थ्रू दिस प्रोसेस द हार्मफुल थ्रू दिस प्रोसेस, इस प्रोसेस के माध्यम से द हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेडिएशन, ठीक है, जो रेडिएशन आता है वो इज इफेक्टिवली मतलब काफी प्रभावशील तरीके से इफेक्टिवली फिल्टर्ड, ये फिल्टर हो जाता है, अदरवाइज द रेज कुड हैव बीन वेरी 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 मच हार्मफुल टू द ह्यूमन बॉडी, ठीक है, फ्रॉम द इनकमिंग सोलर रेडिएशन, जो कि अर्थ को, आप देखिए पूरे अर्थ को सेफगार्ड करने में बहुत बड़ा रोल है, ठीक है, फ्रॉम इनकमिंग सोलर रेडिएशन, पहली चीज, जो भी इनकमिंग सोलर रेडिएशन आ रही है, जो आती हुई सोलर रेडिएशन है, सेफ गार्डिंग अर्थ सरफेस को ये काम करके काफी ज्यादा सेफ गार्ड करता है अर्थ सरफेस, ठीक है, सो दिस इज ओजोन फॉर अस एंड दिस माय डियर फ्रेंड्स इज ओजोन लेयर, ठीक है, ये पूरे के पूरे ओजोन लेयर का आपका कॉन्सेप्ट है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा ओजोन के बारे में भी। वन मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग अबाउट दिस स्ट्रेटोस्फेयर इज कि जो जेट एयरक्राफ्ट्स होती हैं वो स्टेबिलिटी की वजह से, ठीक है, यहां लिख लो इसको नोट करके, जेट एयरक्राफ्ट्स, ठीक है, फ्लाई इन स्ट्रेटोस्फेयर ड्यू टू इट्स स्टेबिलिटी, ठीक है, ये हो गया। जरा चलते हैं और बनाते हैं ग्राफ, ठीक है, ग्राफ बनाए क्या, ग्राफ बनाते हैं, ये आपका लाइन हो गया, ये आपकी, ठीक है, देखो इसको क्लासिफाई करते हैं भाई, कैसे किया था पिछली बार, कहीं -20 से 20 डिग्री सेल्सियस से स्टार्ट करो, फिर 0 डिग्री सेल्सियस पे आओ, फिर -20 डिग्री सेल्सियस पे आओ, -40 डिग्री सेल्सियस पे आओ, फिर -60 डिग्री सेल्सियस पे आओ, फिर -80 डिग्री सेल्सियस पे आ जाओ, ठीक है। क्वेश्चन है, सॉरी नॉट क्वेश्चन एग्जैक्टली, बट ये किलोमीटर्स हैं आपके 0, ठीक है, ये आपके 20, ये आपके 40, यहाँ पे आपका 50, यहाँ पे आपका 60, यहाँ पे आपका 80, ठीक है, ये क्या है, ये है अल्टीट्यूड्स, और ये क्या है, ये है आपका टेम्परेचर, ठीक है। जितने लोग आज पहली बार क्लास में बैठे हैं, या फिर अगर आपको नहीं पता है तो मैं बता दूं कि हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन आप नीचे जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया है उस लिंक पे क्लिक करके कर सकते हैं। अदरवाइज सुबह करंट अफेयर्स की क्लास 8:30 पे होती है, उसमें QR कोड है, उसको स्कैन करके भी आप पहुंच जाओगे टेलीग्राम पे, बट डू मेक श्योर कि आप पहुंच जाइए, क्योंकि ये जो पूरा मेरा नोट्स है ना वो आपको वहीं पे मिलेगा PPT PDF के फॉर्म में, एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप एकदम बारीकी से पूरे इसके उसको चेक करें, ठीक है। आगे चलते हैं, थोड़ा सा क्लासिफिकेशन और करते हैं, ट्रोपोपॉज बना लेते हैं, यहाँ पे ना कहीं कहीं यहाँ पे हमने ट्रोपोपॉज बनाया हुआ था, उसके बाद से स्ट्रेटोस्फेयर स्टार्ट हो गया था, और 50 किलोमीटर तक मान के चलेंगे कि स्ट्रेटोस्फेयर जाता है, तो ये आपका स्ट्रेटोस्फेयर का ये, ठीक है, ये आपका ट्रोपोपॉज है, ठीक है, और ये आपका स्ट्रेटोपॉज है, ठीक है, स्ट्रेटोपॉज, स्ट्रेटोस्फेयर इज एंडिंग हियर, यहाँ से लेकर के यहाँ तक, यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो है इसको आप स्ट्रेटोस्फेयर भी बोलते हो, ठीक है, खैर मैं क्या ही लिख रही हूँ यहाँ पे, पहले ग्राफ बना, ठीक है, क्या लिखते हैं, हमने इससे पहले क्या देखा था, हमने इससे पहले देखा था मैम कि यहाँ से कहीं से अगर स्टार्ट हो रहा है ना तो ये जाता है कहाँ तक, यहाँ तक, है ना, ये -57 डिग्री सेल्सियस इसका एक्सट्रीम होता है, ठीक है, ये यहाँ तक बेसिकली जा रहा है ट्रोपोपॉज तक, ठीक है। अब देखो जरा ट्रोपोपॉज में ये क्या करते हैं,
ऐसे जाते हैं, ठीक है। नाउ द वेरी नेक्स्ट मोमेंट यू विल सी कि ये थोड़ा सा ऐसे सीधा ट्रेवल करता है, थोड़ी देर के लिए कांस्टेंट चलता है स्ट्रैटोपॉज। लेकिन स्ट्रैटोपॉज में भी कांस्टेंट चलने के बाद एक टाइम आता है व्हेन इट कम्स हियर, ये जब आ जाता है अपने इस पे स्ट्रैटोपॉज तक पहुंचने लग जाता है, तो इसकी मैक्सिमम टेम्परेचर उस समय क्या होती है, तो उसी मैक्सिमम टेम्परेचर को मैम मार्क करेंगे यहाँ पे, ये होती है इसकी मैक्सिमम, ठीक है। सो दिस पॉइंट यू सी, दीज आर द टू पॉइंट्स दैट वी विल सी। एक जगह यहाँ पे 57 डिग्री है, फिर थोड़ी देर तक कांस्टेंट रहा, ठीक है, अपनी एरिया बदला, और उसके बाद टेम्परेचर जो होता है रैपिडली इंक्रीज करने लगता है, इंक्रीजेस, और कहाँ पहुंचता है आपका लास्ट तक आते आते 0 डिग्री सेल्सियस। आप देख रहे हैं 50 पे 0 डिग्री सेल्सियस में खत्म हो गया। वहीं दूसरी ओर ये क्या हो रहा था, टेम्परेचर नॉट इंक्रीज, टेम्परेचर डिक्रीज कर रहा था, ठीक है, टेम्परेचर डिक्रीजेस, बट यहाँ पे टेम्परेचर इज इंक्रीजिंग। समझ में आ गया ना। ये आपका ये पूरा एरिया जो मैं आपको दिखा रही हूँ ना, दिस एरिया माय डियर फ्रेंड्स यू कैन कॉल इट दो नाम से, स्ट्रेटोस्फेयर भी बोल सकते हो, या फिर इसको ओजोनोस्फेयर भी बोल सकते हो, या फिर यही बोल सकते हो ओजोन लेयर है, ठीक है, ये चीज है। वाइल इफ यू टॉक अबाउट दिस होल एरिया, यू सी ट्रोपोपॉज है, तो उसके नीचे क्या होगा, ट्रोपोस्फेयर ही होगा, फाइन। ये पूरा का पूरा आपका ये एक लेंदी बट ठीक है श्योर शॉर्ट एक ग्राफ है। इस ग्राफ का वर्णन करते हुए आप लिख भी सकते हैं, ठीक है, यू मे राइट वाइल डिफाइनिंग द ग्राफ व्हाट इज दिस ग्राफ टेलिंग यू। सो इट इज व्हाट इट इज, द वर्टिकल स्ट्रक्चर of stratosphere, vertical structure of stratosphere reflecting its temperature altitude relation, ठीक है। ये आपका पूरा का पूरा शोकेस यहाँ पे किया जा रहा है। सो माय डियर फ्रेंड्स प्लीज पे अटेंशन टू द फैक्ट, इस स्ट्रैटोस्फेयर जो है जस्ट अबव द ट्रोपोपॉज है, स्ट्रेच करता है 19 से 50 तक, टेम्परेचर इंक्रीज करती है विद इंक्रीज इन हाइट, मैक्सिमम जो है 0 तक जाती है। स्फीयर में इसमें ओजोन लेयर दिख जाएगा, ओजोनोस्फेयर दिख जाएगा। हाईली रिएक्टिव ओजोन ऑक्सीजन मॉलिक्यूल आपको इसी में देखेंगे, ओजोन की बात कर रहे हैं हम, ठीक है, कंटेन्स 3 मॉलिक्यूल्स। इट अब्जॉर्ब्स द हार्मफुल वेवलेंथ ऑफ यूवी रेज, ठीक है, इस प्रोसेस से जो हार्मफुल यूवी रेडिएशन होता है वो इफेक्टिवली क्या किए जाते हैं, फिल्टर किए जाते हैं, एंड इवेंचुअली सेफ गार्डिंग द अर्थ सरफेस, ओके। एंड यू विल ऑल्सो सी कि पूरा का पूरा ये जो वर्टिकल स्ट्रक्चर हम देख रहे हैं ना स्ट्रेटोस्फेयर का, इट इज रिफ्लेक्टिंग द टेम्परेचर ऑल्टीट्यूड रिलेशंस ऑफ। इससे पहले जो हमने ग्राफ देखा मैम वो भी यही था, बस इसमें एड ऑन क्या हो गया था, नॉर्मल लैप्स रेट हमने इसमें एड ऑन कर दिया था, ठीक है। तो ये स्ट्रेटोस्फेयर भी है ना, आप इसमें देखेंगे दिस इज ऑल्सो अ केक वॉक इफ यू फील लाइक। तो इसके बारे में कुछ क्वेश्चंस जरा देखेंगे स्ट्रेटोस्फेयर के बारे में। What can we have regarding stratosphere? The very first question is which of the following is true about stratosphere? बताइए भाई कौन सा है इसमें से जो कि स्ट्रेटोस्फेयर के बारे में सही बोल रहा है। टेम्परेचर डिक्रीजेस विद हाइट, ऐसा है क्या? और मैम अभी अभी तो आपने ये बताया, ये देखा हमने, टेम्परेचर तो इंक्रीज कर रहा है हाइट के साथ साथ। नाउ मोस्ट वेदर इवेंट्स अकर हियर, मैम आपने बताया था कि ये तो ट्रोपोस्फेयर में होता है। इट कंटेन्स द ओजोन लेयर, यस इट विल बी द राइट आंसर। इट लाइज बिलो द ट्रोपोस्फेयर, नहीं बिलो नहीं, अबव द ट्रोपोस्फेयर है, और इसके ही अंदर आपको ओजोन लेयर देखने के लिए मिलते हैं। वी हैव ऑल्सो मैंशनड ओवर हियर, ये है ओजोनोस्फेयर, ओजोन लेयर भी कहलाता है, और ये चीज यहाँ पे लिखी भी गई हुई है, ठीक है। तो ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है आपका जान लेना। इट कंटेन्स ओजोन लेयर, ओके फाइन। ओके, which of the following statements is correct about temperature in the stratosphere? टेम्परेचर के बारे में बात करनी है, वो भी स्ट्रेटोस्फेयर के अंदर, ठीक है। टेम्परेचर के बारे में बात करनी है, तो टेम्परेचर क्या होता है, डिक्रीजेस कंटिन्यूसली विथ हाइट, नो मैम। रिमेन्स कांस्टेंट थ्रू आउट, नो मैम। इंक्रीजेस विथ हाइट, यस मैम। फर्स्ट डिक्रीजेस देन इंक्रीजेस, नहीं मैम, पहले भी डिक्रीज नहीं कर रहा था, आपने देखा नहीं ध्यान से, ये पहले कांस्टेंट चल रहा था, ठीक है। सो व्हाट योर करेक्ट आंसर विल बी, बी, बी है ना, रिमेन्स, नो सी,
सी इज गोइंग टू बी योर करेक्ट आंसर। ठीक है, ठीक है। अब जो है चलते हैं, अच्छा इट्स ओके, ये यहां तक हम लोगों ने स्ट्रेटोस्फेयर किया। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, और आज के लास्ट टॉपिक बेसिकली उसकी तरफ, विच इज मीसोस्फेयर। ओके, मीसोस्फेयर। तो वी विल मेक अ टॉपिक, टॉपिक बनाएंगे मीसोस्फेयर। ठीक है, मीसोस्फेयर। तो भाई मीसोस्फेयर को देखते हैं क्या है। ऐसे तो वैसे तो कॉम्पोजिशन अगर आप पढ़ते हो तो काफी ज्यादा लेंदी हो जाता है, और काफी ज्यादा फिर बोरियत भी लगने लगती है कि यार उसके बाद फिर आप थर्मोस्फेयर पढ़ो, उसके बाद फिर आगे एग्जोस्फेयर पढ़ो, उसके अंदर कितने सारे कंपोनेंट्स पढ़ो। तो इसीलिए होमोस्फेयर वर्सेस हेट्रोस्फेयर करके थिंग्स आर इजी। ओके, मीसोस्फेयर देख लेते हैं फटाफट से, देन वी विल अटेम्प्ट ऑल द क्वेश्चंस मीसोस्फेयर पे जितने पूछे गए या फिर प्रैक्टिस एमसीक्यूज हैं, एंड देन वी लीव टुडे। ठीक है, तो ऐसा रीजन जो है मैम, जो अपर बाउंड्री, मतलब जिसकी अपर बाउंड्री मीसोस्फेयर है, तो अपर बाउंड्री क्या होगी, मीसोपॉज होगी ना, इज द कोल्डेस्ट पोर्शन ऑफ एटमॉस्फेयर। मतलब आपकी पूरे एटमॉस्फेयर में लगभग लगभग 90 डिग्री सेल्सियस तक, -90 डिग्री सेल्सियस तक जाने वाला कोल्डेस्ट पोर्शन ऑफ द एटमॉस्फेयर यही देखने के लिए मिलता है। तो मीसोस्फेयर की बात करें तो मैम ये ऐसा रीजन है, द रीजन बिटवीन, नॉट बिटवीन, द रीजन दैट लाइज जस्ट अबव स्ट्रेटोस्फेयर, और स्ट्रेटोस्फेयर के जस्ट अबव से स्पेसिफिकली अगर कहना है तो स्ट्रेटोपॉज बोल दो। स्ट्रेटोपॉज, यहाँ जहाँ स्ट्रेटोस्फेयर खत्म हो रहा है वहां ये हो रहे हैं। अगर इनके रीजन की बात बताएं तो रफली जो है ना, रफली फ्रॉम 50 किलोमीटर्स अबव द अर्थ सरफेस, ठीक है, पृथ्वी सतह से 50 किलोमीटर ऊपर से ये शुरू होते हैं, एंड गोज टू 80 किलोमीटर, 50 से 80 तक लगभग। तो नाउ यू अंडरस्टैंड कि हम लोग ग्राफ को बार बार 80 किलोमीटर तक क्यों ले जा रहे हैं। ठीक है, उसके बाद सम अप भी करेंगे, एक ही ग्राफ में मैं सम अप भी करके बता दूंगी। तो ये है भैया इस हिसाब किताब इसका। अब मीसोस्फेयर में ही मैम आप देखेंगी द अपर मोस्ट लिमिट या बाउंड्री, द अपर मोस्ट बाउंड्री ऑफ मीसोस्फेयर, जिसको हम क्या बोलते हैं मैम, जिसको हम बोलते हैं मीसोपॉज। ठीक है, इसके बारे में कुछ इंफॉर्मेशन है हमारे पास, मीसोपॉज। ठीक है, मीसोपॉज के बारे में मैम इंफॉर्मेशन ये है कि इट इज द कोल्डेस्ट पोर्शन या कोल्डेस्ट पोर्शन ऑफ अर्थ्स एटमॉस्फेयर। पृथ्वी के जो एटमॉस्फेयर की बात करें तो पृथ्वी के एटमॉस्फेयर में आपको लगभग लगभग -90 डिग्री सेल्सियस तक जाने वाला ये एक पॉइंट मिल जाएगा, जिसको आप मीसोपॉज कह रहे हैं। तो द रीजन दैट लाइज जस्ट अबव द स्ट्रेटोस्फेयर, और स्पेसिफिकली स्ट्रेटोपॉज, from 50 kilometers to 80 kilometers, and the uppermost boundary of mesosphere, uppermost boundary which is mesopause is the coldest layer, is the coldest region on the in the earth's atmosphere. Okay, आपको बता दें that there are some features of mesosphere, features like जो आपने shooting stars देखे हैं ना, meteors, they burn here, ये इट इज इन द मीसोस्फेयर, कि जब मीटियोर्स एंटर करते हैं अर्थ के एटमॉस्फेयर में तो ड्यू टू द फ्रिक्शन, राइट, ड्यू टू द फ्रिक्शन द मीटियोर्स आर कमिंग एंड बर्निंग ओवर हियर। ठीक है, टेम्परेचर की बात कर लेंगे तो बहुत ज्यादा टेम्परेचर फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है। टेम्परेचर हम लोगों ने ऑलरेडी स्ट्रेटोस्फेयर में देखा है कि मैम जहां ट्रोपोस्फेयर में हमारा टेम्परेचर डिक्रीज करता है रैपिडली, वहीं स्ट्रेटोस्फेयर में रैपिडली हमारा टेम्परेचर इंक्रीज भी करता है। एंड एट द सेम टाइम वी हैव सीन मैम कि मीसोस्फेयर में आ जाएंगे तो वापस से वही सिलसिला स्टार्ट हो जाएगा, अपार्ट फ्रॉम स्ट्रेटोस्फेयर, दैट द टेम्परेचर डिक्रीजेज विथ इंक्रीज इन अल्टीट्यूड। ठीक है,
अभी इसका ग्राफ बना के फटाफट से देख लेंगे। विद एन इंक्रीज इन अल्टीट्यूड द टेम्परेचर डिक्रीजेस। मीसोपॉज जो कि बाउंड्री है बिटवीन थर्मोस्फेयर एंड मीसोस्फेयर, मैं आपको बता दूं यहाँ एक्सट्रीम कूलिंग हो रही है, क्योंकि आप देखेंगे नो ओजोन लेयर इन्वॉल्व, नो ग्रीन हाउस गैसेज इन्वॉल्व, तो नो सोलर रेडिएशन एब्जॉर्प्शन टेक्स प्लेस, कोई भी सोलर रेडिएशन को अब्जॉर्ब करने वाला नहीं है। और इसी की वजह से आपको इस रीजन में एक्सट्रीम कूलिंग देखने के लिए मिलती है। कोई ऐसे GHGs इसमें नहीं है। GHGs क्या होते हैं मैम? ग्रीन हाउस गैसेस। एक्सट्रीम कूलिंग आपको देखने के लिए यहाँ पे मिलते हैं। दिस इज द रीजन व्हाई यू सी मेसोपॉज इज द। अच्छा, एक इसमें बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नॉक्टिलोसेंट। नॉक्टिलोसेंट क्लाउड्स एक तरीके के क्लाउड्स होते हैं, ठीक है। आप देखेंगे कि जनरली पोलर रीजन में एक टाइम पे रेयर सिल्वरी ब्लू कलर का आपको देखने के लिए मिलता है क्लाउड, ठीक है, जिसको आप कहते हैं नॉक्टिलोसेंट। नॉक्टिलूसेंट क्लाउड has been asked already in UPSC, नॉक्टिलूसेंट क्लाउड, ठीक है। ये क्या है बेसिकली मैम? दीज आर रेयर, ठीक है, रेयर सिल्वरी ब्लू क्लाउड्स generally seen in पोलर एरियाज, और स्पेसिफिकली आपको देखने के लिए मिलेंगे राइजिंग आउट ऑफ पोलर मीसोस्फेयर। तो यहाँ पे भी मीसोस्फेयर का काफी एक्टिव रोल आपको दिखाई देगा, ठीक है। सो नॉक्टिलूसेंट क्लाउड्स दे आर डायरेक्टली एसोसिएटेड विथ पोलर द मीसोस्फेयर, ठीक है। और यही कंपोजिशन होता है आइस क्रिस्टल्स का, जो कि सनलाइट को सनसेट के बाद भी रिफ्लेक्ट कर रहा होता है, नॉक्टिलूसेंट क्लाउड्स, ठीक है। सो दिस इज इट अबाउट मीसोस्फेयर। अगर वर्टिकल स्ट्रक्चर मीसोस्फेयर का देखना है हमें, ठीक है, if we are looking at the vertical structure of mesosphere, let us try to rebuild the same the same map। एक बार इसको rebuild करने की कोशिश करते हैं, thereafter you will be able to understand what we are trying to learn here, ठीक है, ठीक है। So here we are talking about temperature, okay? Here we are talking about altitude in kilometers, okay, in kilometers। 0 है मैम, 20 यहाँ कर दीजिए, 20 यहाँ कर दीजिए, 40 यहाँ कर दीजिए, 60 यहाँ कर दीजिए, और 80 भी यही कहीं करिए, ठीक है। 80 हम लास्ट रख रहे हैं क्योंकि हमारा मीसोपॉज 80 पे है, ठीक है। अगेन यहाँ से स्टार्ट करते हैं, आपका 90 से स्टार्ट करो, -90 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, -80 डिग्री सेल्सियस, फिर यहाँ पे आपका लगभग -60 डिग्री सेल्सियस, यहाँ पे आपका -40 डिग्री सेल्सियस, यहाँ पे आपका लगभग -20 डिग्री सेल्सियस, यहाँ पे 0 डिग्री सेल्सियस, और स्ट्रेच करके यहाँ पे +20 डिग्री सेल्सियस। ये जो सारे हैं ये माइनस में है, ओके। यहीं पे अगर मैं आपको पहले ही बना करके दे दूं अपना मीसोपॉज, बढ़िया रहेगा ना। ये देख लो, ये रहा, ये हमारा पहले ही बन चुका है मीसोपॉज, ठीक है। मैम आपने बताया था यही कहीं हमारा क्या है, ट्रोपोपॉज भी है, और आपने बताया था यही कहीं 50 पे हमारा स्ट्रेटोपॉज भी है, एज सिंपल एज दिस। लेकिन हमें तो यही देखना था ना, हमें देखना था कि क्या क्या। अच्छा, स्टार्ट किया था मैम हम लोगों ने 20 डिग्री सेल्सियस, और गए कहाँ तक थे, लगभग -57 डिग्री सेल्सियस तक गए थे, ठीक है। फिर ये थोड़ा सा कांस्टेंट चला मैम, और उसके बाद हम लोग देखते हैं कि लगभग 0 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है स्ट्रेटोस्फेयर में, बिकॉज द टेम्परेचर इज इंक्रीजिंग। अब आप देखेंगे कि यहां से थोड़ी दूर कांस्टेंट चलने के बाद लगभग एक टेम्परेचर डिक्रीज आपको दिखेगा, और ये टेम्परेचर डिक्रीज मीसोपॉज तक जाते जाते, मैंने क्या बताया था, लगभग -90 डिग्री सेल्सियस पे पहुंच जाता है। तो ज्वाइनिंग ऑल दीज थिंग्स वंस अगेन, एक बार ज्वाइन करके देखा जाए क्या, एक बार ज्वाइन करके देखते हैं कि क्या है, कैसा लगेगा, कितना खूबसूरत लगेगा। चलो ये ज्वाइन करो, तो ये 20 डिग्री से स्टार्ट किया यहाँ पे, ठीक है, थोड़ी देर जो है कांस्टेंट चला, थोड़ी देर जो है वो कांस्टेंट चला, देन इट इंक्रीज्ड इट्स वैल्यू।
then it went constant, and then it massively decreased it. ठीक है, मैसिवली डिक्रीज इट्स वैल्यू. बस यही आपको यही देखना है, यही सारी चीजें आपको देखनी है कि कहाँ पे इंक्रीज करा है. यहाँ पे क्या है, टेम्परेचर डिक्रीजेस. ठीक है, डिक्रीजेस कहाँ तक आ जाता है, -57 डिग्री. यहाँ पे क्या कर रहा है, टेम्परेचर इंक्रीजेस. ठीक है, कहाँ तक आ जा रही है, 0 डिग्री सेल्सियस. और यहाँ पे क्या हो रहा है, मीसोस्फेयर में द टेम्परेचर इज डिक्रीजिंग अगेन एंड गोइंग टिल -90 डिग्री सेल्सियस. ठीक है, द इंटायर, ये आप वर्टिकल स्ट्रक्चर देख रहे हैं होमोस्फेयर का. ठीक है, आप वर्टिकल स्ट्रक्चर देख रहे हैं, द वर्टिकल स्ट्रक्चर ऑफ होमोस्फेयर. ठीक है, मीसोस्फेयर को अलग से दिखा सकते हो, हालांकि मैंने सब कुछ बना दिया है. वर्टिकल स्ट्रक्चर ऑफ होमोस्फेयर रिफ्लेक्टिंग इट्स टेम्परेचर अल्टीट्यूड रिलेशन. टेम्परेचर अल्टीट्यूड रिलेशन दिखाता हुआ ये एक आपके सामने पिक्चर है. इसको यहाँ पे मेंशन कर लेना, दिस इज ट्रोपोपॉज. इसको यहाँ मेंशन कर लेना है, दिस इज स्ट्रेटोपॉज. इसको यहाँ मेंशन कर लेना है, इट इज मीसोपॉज. ओके, दिस इज ट्रोपोस्फेयर, दिस इज स्ट्रेटोस्फेयर एंड दिस इज राइट. क्वेश्चंस देख लेते हैं फटाफट से. द क्वेश्चंस दैट वी हैव अबाउट इट, which of the following is the coldest layer of the atmosphere, ma'am? Troposphere, mesosphere, stratosphere, thermosphere. The answer is mesosphere. आपने अभी बताया मैम. Meteors generally burn up in which layer of the atmosphere? Due to high friction. We were talking about mesosphere, जहाँ पे meteors burn होते हैं. ठीक है, which of the following clouds are seen in mesosphere? ये देख लो भाई, क्यूमोलोनिम्बस हो गया, सरस हो गया, नॉक्टिलूसेंट हो गया, स्ट्रेटस हो गया. इनमें से कौन सा क्लाउड आपको दिखेगा मीसोस्फेयर में? नॉक्टिलूसेंट. ठीक है, दिस वाज द क्वेश्चन दैट वाज आस्क्ड. व्हाई इज मीसोस्फेयर नॉट सुटेबल फॉर एयरक्राफ्ट फ्लाइट? नाउ दिस इज अ क्वेश्चन, रीजनिंग. तो यहाँ पे मीसोस्फेयर फ्लाइट्स वगैरह के लिए क्यों नहीं है? टू हॉट है क्या? नहीं मैम. टू मच ऑक्सीजन है क्या? मैम नो मेंशन. टू लो एयर डेंसिटी, स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड्स का कोई काम नहीं है, तो टू लो एयर डेंसिटी कैन डू इट्स पार्ट. ओके, नेक्स्ट इज, अच्छा ओके, सो दिस मच आर द क्वेश्चंस दैट वी हैड रिगार्डिंग मीसोस्फेयर. आपने देखा है दैट वी हैव डन ईच एंड एवरीथिंग, सारे स्टार्टिंग फ्रॉम दिस ग्राफ जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ हमने ट्रोपोस्फेयर की बात की थी, गोइंग टिल दिस ग्राफ जहाँ ट्रोपोस्फेयर स्ट्रेटोस्फेयर दोनों की बात की, एंड कमिंग टिल दिस ग्राफ जहाँ पे हमने तीनों की ही बात कर ली है. ठीक है, सो दिस ब्रिंग्स अस टू द एंड, टू द कंक्लूजन ऑफ होमोस्फेयर. आपने होमोस्फेयर पढ़ लिया है, नोट्स बना लिया है, रिवाइज करते रहिए. नेक्स्ट क्लास में हम हेट्रोस्फेयर पढ़ेंगे और उसके बाद मूव ऑन करेंगे अपने एटमोस्फेरिक प्रेशर वाले अगले टॉपिक्स पे. ठीक है, द स्ट्रक्चर ऑफ एटमोस्फेयर एज अ होल, ये सब कुछ हम लोग वहाँ पे स्टार्ट करेंगे. राइट, सो थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस इन द सेशन. वी विल मीट अगेन इन द नेक्स्ट वन. थैंक यू सो मच एंड जय हिंद.